हाँ तो बच्चों, हमने किडनी के अंदर अभी कॉर्टेक्स और मेडुला की बात कर ली। अब आप देखो यहाँ पर ये चौड़ा वाला पार्ट दिख रहा है इस किडनी के अंदर, ठीक है। तो ये जो पिरामिड है, किडनी के जो मेडुलरी पिरामिड है, ये पिरामिड इस पार्ट में आकर, इस चौड़े कीपाकार पार्ट में आकर ओपन होते हैं। तो इस पार्ट को बोलते हैं अपन कैलिक्स। तो किडनी के मेडुला पिरामिड आगे की ओर चौड़े कीपाकार क्षेत्र में आकर खुलते हैं। इस चौड़े कीपाकार क्षेत्र को कैलिक्स कहते हैं। ये सारे के सारे पिरामिड कैलिक्स के थ्रू आउट एक वेनिस पेल्विस में खुलते हैं और पेल्विस से मूत्र वाहिनी यूरेटर के थ्रू आउट ये मूत्राशय के द्वारा बाहर मूत्र मार्ग में खुल जाते हैं। तो वापस नोट करो, किडनी के जो मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड इस प्यालेनुमा संरचना जिसे अपन क्या कहते हैं कैलिक्स में खुलते हैं। कैलिक्स से ये पेल्विस के थ्रू आउट यूरेटर में आते हैं और यूरेटर मूत्र मार्ग द्वारा बाहर की ओर खुलता है। तो किडनी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट था इंटरनल स्ट्रक्चर में वो था कॉर्टेक्स और मेडुला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नेफ्रॉन स्थित है। तो नेफ्रॉन के लिए हम आगे टॉपिक को बढ़ा रहे हैं, तो नेफ्रॉन की संरचना को देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कैलिक्स, पेल्विस और यूरेटर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बच्चों एक डायग्राम बना रखा मैंने बोर्ड के ऊपर, आपको दिख रहा होगा। इसके बारे में बात करेंगे अपन। उससे पहले थोड़ी नेफ्रॉन की बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन सबसे पहले देखते हैं संख्या, कितने होते हैं नेफ्रॉन। तो एक किडनी के अंदर नेफ्रॉन की संख्या लगभग 10 से 12 लाख तक होती है, ठीक है। तो 10 से 12 लाख ईच किडनी में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था भी कि कॉर्टेक्स पार्ट में कौन सा होता है, मेडुला पार्ट में कौन सा होता है। कॉर्टेक्स पार्ट में कौन सा पार्ट आएगा, देखा आपने, मेलपी की बॉडी आएगी, पीसीटी आएगा और डीसीटी आएगी। मेडुला का पार्ट में कौन सा आ जाएगा, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट। एक बार वापस बताऊंगा मैं आपको। तो ये आगे संख्या 10 से 12 लाख तक और ईच किडनी में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कैसी होती है, तो ये कैसी होती है, पतली, लंबी और कुंडलित संरचना होती है, कुंडलित नलिकाकार, पतली, लंबी, कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 30 से 35 माइक्रोन तक होती है। तो ये थी नेफ्रॉन की बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर एक नेफ्रॉन मूल रूप से भिन्न भिन्न भागों में बटा होता है। अपन पहले बात कर चुके हैं कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो पहले इस बात को भी समझ लें वापस। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्यों है, तो अभी बताया मैंने आपको, संरचनात्मक 10 से 12 लाख तक किडनी, 10 से 12 लाख तक एक किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका मतलब एक किडनी लगभग नेफ्रॉन से ही भरी पड़ी है। तो ये उसकी स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए संरचनात्मक हो गई। और क्रियात्मक क्यों कहा इसको, क्योंकि नेफ्रॉन का मुख्य जो कार्य है वो है ब्लड को फिल्ट्रेट करना और साथ में एक्सक्रीशन, जो हार्मफुल कंटेंट होते हैं, हार्मफुल पार्ट होते हैं, मटेरियल होता है, उनको बॉडी से रिलीज करना। तो ये दो मुख्य कार्य हैं। इसीलिए किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन हो गया। दोनों बात समझ में आ गई होगी। संरचनात्मक क्यों कहा, क्योंकि 10 से 12 लाख तक है, तो एक किडनी केवल नेफ्रॉन से ही लगभग भरी पड़ी होती है। और दूसरा क्रियात्मक क्यों कहा, क्योंकि इसका मेन जो फंक्शन है वो ब्लड को फिल्ट्रेट और साथ में हानिकारक पदार्थों को बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब पढ़ते हैं नेफ्रॉन की संरचना। तो बच्चों आपको नेफ्रॉन दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, मैं एक लाइन मार्क कर रहा हूं। आपको इस लाइन के ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, टू पार्ट में किडनी, टू पार्ट में नेफ्रॉन डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
इस पार्ट में इस लाइन के ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है वो है रीनल कॉर्टेक्स में, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो है रीनल मेडुला में। तो वापस ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कौन सा पार्ट नेफ्रॉन का कॉर्टेक्स में होता है और कौन सा मेडुला में होता है। अब इन पार्ट को अपन शो ऑफ करते हैं। तो सबसे आगे की ओर आपको दिख रहा होगा एक प्याले नुमा भाग दिख रहा है आपको। इस प्याले नुमा भाग को अपन कहते हैं बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इस प्याले नुमा भाग के अंदर आपको एक गुच्छा सा दिख रहा है। देखो मैं दिखा रहा हूं आपको। इस गुच्छे का नाम होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, केशी का गुच्छ, और ये हो गया बोमन्स कैप्सूल यानी बोमन संपुट कहते हैं इसको। ये जो अपना जो ग्लोमेरुलस है इसका निर्माण रक्त की दो धमनियों द्वारा होता है। दिख रहा होगा बोर्ड में, एक पतली धमनी बनाई है मैंने और एक मोटी बनाई है। ये मोटी है और ये पतली है। मोटी धमनी को अपन कहते हैं एफरेंट आर्टियोल, अभिवाही धमनी, और ये जो पतली वाली है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल, अपवाही धमनी का। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, ग्लोमेरुलस हो गया, बोमन कैप्सूल हो गया, अभिवाही धमनिका हो गई और अपवाही धमनिका हो गई। तो इस बोमन कैप्सूल को सम्मिलित रूप से, जिसमें मेल्पी की बॉडी भी है, जिसमें बोमन कैप्सूल के अंदर क्या क्या चीजें होगी, बोमन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस युक्त इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को सम्मिलित रूप से कहते हैं मेल्पिगी। मेल्पिगी बॉडी, मेल्पिगी काय, जिसके अंदर केशिका गुच्छ और ये अपना बोमन कैप्सूल पाया जाएगा। क्लियर है? आगे वाला पार्ट, ये जो कुंडलित भाग दिख रहा है आपको, इतना इतना, इस भाग को बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका क्यों कहते हैं? इस आगे वाला पार्ट जो अपना मेल्पी की बॉडी है इसके पास में स्थित है, इसीलिए समीपस्थ कुंडलित नलिका। नाम से मालूम पड़ा, पास में है, कुंडलित है और नलिका का संरचना है। ठीक है, उसके आगे देख रहे हो आप एक पतली सी नलिका आई, यहां आकर चौड़ी हो गई। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आई पूरा, इस पार्ट को बोलते हैं हेनले का लूप, हेनलेज लूप। ठीक है, फिर आगे देख रहे हो वापस जैसा ये था वैसा का वैसा ये पार्ट है, बट डिफरेंस क्या है, ये इसके पास में है और ये इससे दूर है, तो इसका नाम हो जाएगा डीसीटी, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका। डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये पार्ट हो गया। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा एक नलिका जिसमें और भी चैनल छोड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट यानी संग्राहक नलिका। तो बच्चों ये है एक नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के अंदर आपको दिख रहा है एक मेल्पी की बॉडी होती है, फिर एक होती है पीसीटी, फिर होता है हेनले का लूप, फिर होता है डीसीटी, फिर होता है संग्राहक नलिका या कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन के मेजर पार्ट हैं। हम एक एक करके सभी की डिटेल स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मेल्पी की बॉडी की। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप, मेल्पिगी, मेल्पिगी कार।
बच्चों मेल्पीकी काय नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग होता है। मेल्पीकी काय दो भागों में बटा होता है, ठीक है। पहला भाग होता है इसका बोमन कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल जो अपन देख रहे हैं, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है प्याले नुमा, प्याले नुमा इसकी संरचना दिखाई देती है, ठीक है। इस प्याले नुमा संरचना के भीतर की तरफ देख रहे हो, ये लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन के ऊपर विशिष्ट सरल शल की उपकला का आस्तरण किया होता है। सरल शल की उपकला मतलब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, सरल शल की उपकला उत्तक का इसके ऊपर लेयर होता है, ठीक है। सरल शल की उपकला द्वारा कैसा होता है, ये आस्तरित होता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर से या टिश्यू से ये लेयर होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस बोमन कैप्सूल की, तो इसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अपन बोलते हैं पोडोसाइट, पोडोसाइट हिंदी में बोलते हैं पदाणु, पोडोसाइट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पोडोसाइट सेल की जो शीर्ष भाग होता है, पोडोसाइट सेल का प्रवर्ध पार्ट होता है, ये इन केशिका गुच्छ की रक्त केशिकाओं के साथ मिलकर फिल्ट्रेट लेयर, फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है और ये मिलकर एक विशिष्ट सतह का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर कला का निर्माण करती है। यह ग्लोमेरुलर कला सूक्ष्म रंध्रों युक्त होती है। इस रंध्रों को बोलते हैं फेनिस्ट्रा, इन रंध्रों को बोलते हैं फेनिस्ट्रा। ये सूक्ष्म रंध्र होते हैं और ये इस ग्लोमेरुलर झिल्ली यानी बोमन कैप्सूल की पारगम्यता को बढ़ा देते हैं। इससे पदार्थों का पारगम्यन होता है, यानी पदार्थ इससे छनकर आगे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ये था अपना कौन सा, बोमन कैप्सूल। तो वापस देखिए आकार कैसा होता है, प्याले नुमा। दूसरी बात करते हैं इसके भीतर की ओर सरल शल की उपकला का आस्तरण होता है। तीसरी बात करते हैं इसमें विशिष्ट पोडोसाइट सेल्स पाई जाती है। ये पोडोसाइट सेल के जो शीर्ष भाग होते हैं, शीर्षांकुर होते हैं, ये रक्त केशिकाओं की सतह के साथ, रक्त केशिकाओं की सतह के साथ मिलकर विशिष्ट ग्लोमेरुलर झिल्ली का निर्माण करते हैं और यह ग्लोमेरुलर झिल्ली रेस्पॉन्सिबल होती है फिल्ट्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें अपन फेनिस्ट्रा कहते हैं और ये फेनिस्ट्रा उसकी फिल्ट्रेशन यानी पारगम्यता की रेट को क्या कर देती है, बहुत ज्यादा कर देती है। तो ये था अपना बोमन कैप्सूल, ठीक है। अब शुरू करते हैं इसका दूसरा पार्ट। थोड़ा सा मैं बोर्ड के ऊपर साफ कर रहा हूं। सेकंड पार्ट है इसका ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ। तो बच्चों इस बोमन कैप्सूल में आप देख रहे हो केशिका गुच्छ। एक्चुअल में ये कैसे बना, तो देखो डायग्राम में, शरीर से अभिवाही एफरेंट, शरीर से अभिवाही धमनिका रक्त लेकर किडनी के नेफ्रॉन में आती है, ठीक है। और जैसे ही अंदर आएगी, अंदर आने के बाद ये लगभग 50 से ज्यादा शाखाओं में बढ़ जाती है। ये देखो आपको सामने दिखा होगा, ये शाखाओं में बढ़ने से इसमें गुच्छा बन जाता है केशिकाओं का, क्योंकि जब एक ब्रांच को आप आगे बांटते चलोगे तो पतली नलिका हो जाएगी और ये पतली नलिका एक दूसरे से उलझ जाती है, उलझकर एक गुच्छे नुमा संरचना बना लेती है। इस गुच्छे नुमा संरचना को ग्लोमेरुलस कहते हैं और एक सिरा जो पतला है इस धमनिका की अपेक्षा उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। ये अभिवाही हो गई तो ये अपवाही, और ये वापस क्षनित रक्त को आगे की ओर ले जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो गुच्छा बना है इसी गुच्छे को केशिका गुच्छ कहा जाता है। अब आप गौर करना, ये जो केशिका गुच्छ है इसके अंदर रक्त केशिका की एंडोथीलियम और बोमन कैप्सूल की रक्त केशिकाओं के एंडोथीलियम और बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम, ये दोनों मिलकर एक विशिष्ट फिल्ट्रेट लेयर बनाती है जिसे निश्चंद स्तर कहते हैं। वापस नोटिस करना इस बात को, बोमन कैप्सूल के अंदर ये जो संरचना होती है
केशिका गुच्छ, इस केशिका गुच्छ की एंडोथीलियम और बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम मिलकर निश्चंद स्तर का निर्माण करती है। तो ये था अपना ग्लोमेरुलस। निश्चंद स्तर आप समझ रहे होंगे, जो फिल्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब यहां पर अपना ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। इससे आगे चलते हैं तो आप देख रहे होंगे पीसीटी। ठीक है, देखो पीसीटी और ये हो गया अपना मेल्पिगी बॉडी, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे बोलते हैं ग्रीवा या नेक, ग्रीवा या नेक। तो यहां से बात कर लेते हैं। छोटा सा पार्ट है, केवल काम क्या है इसका, मेल्पिगी बॉडी को पीसीटी से जोड़ना, मेल्पिगी बॉडी को पीसीटी से जोड़ना, और साथ में इसकी जो संरचना होती है वो सीलिएटेड पक्षमाभीय होती है। और पक्षमाभियों में के द्वारा क्या होगा, पक्षमाभ मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करने से आगे वाले यहाँ के पदार्थ आगे की ओर गमन करेंगे, यानी स्थानांतरित हो जाते हैं। इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, ये ग्रीवा होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन पीसीटी की, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये नेफ्रॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है, इसकी फिजियोलॉजी के बेस पे मैं बात कर देता हूं कि संपूर्ण जितना भी छनकर आगे आता है बोन कैप्सूल में, पीसीटी में आता है, उस छने हुए का 2/3 इतना पार्ट इस पीसीटी के द्वारा रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल छाने हुए का 2/3 पार्ट जब रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है इतने से पार्ट में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं पीसीटी के बारे में। तो पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, नेक के एक तरफ जुड़ी होती है, दूसरा सिरा जुड़ा होता है हैंडले के लूप की तरफ। संरचना कैसी होती है, लंबी होती है, मोटी होती है, कुंडलित होती है, नलिकाकार होती है। चार बातें सुन लो, लंबी, मोटी, कुंडलित और नलिकाकार। इसकी जो भित्ति होती है, ये आंतरिक लेयर, ये दिख रही है आपको, ये बनी होती है घनाकार क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज से बनी होती है। घनाकार उपकला ऊतकों से निर्मित होती है। यहां बनी हुई थी पहले सरल शल्क्युपकला से, अब की बार है घनाकार उपकला क्यूबॉइडल एपिथेलियम से निर्मित होती है। ठीक है, इसकी जो सतह होती है, इस सतह के ऊपर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर बच्चों, सूक्ष्मांकुरों का बहुत सारा समूह पाया जाता है और ये सूक्ष्मांकुर ब्रुश बॉर्डर बनाते हैं। ब्रुश बॉर्डर समझते होंगे आप, कंगा देखा होगा आपने, कंगे के ऊपर ऐसे दांत से लगे होते हैं। तो सेम यही स्ट्रक्चर, ये यहां पर ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्मांकुर यहां से लेकर यहां तक आपको दिखाई देंगे। जो आपने वीडियो देखा था, उस वीडियो के अंदर आपको इस लेयर को दिखाया है, उस लेयर के अंदर आपको दिखेंगे सूक्ष्मांकुर इस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सूक्ष्मांकुर का काम क्या होता है, पाचन वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, छोटी आंत के अंदर सूक्ष्मांकुर अवशोषणी सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि कर देते हैं। बच्चों वही बात यहां पर है, ये भी अवशोषण सतह के क्षेत्र में वृद्धि कर देते हैं और इसी कारण 2/3 भाग का 2/3 पार्ट का रीअब्जॉर्प्शन कहां हो जाएगा, पीसीटी में हो जाएगा। पीसीटी की एक और इंपॉर्टेंट बात, सूक्ष्मांकुरों के साथ साथ यहां पर नेफ्रॉन में सर्वाधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, नेफ्रॉन में सबसे अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पीसीटी में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं और यह एटीपी का उत्पादन करता है, जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, शरीर की ऊर्जा के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या ऐसा कहते हैं कि यह शरीर में ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां करेंगे क्या, वही चीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा उत्पादन है, तो ये यहाँ ऊर्जा बनाएंगे और ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित हो रही है और उस एटीपी का यूज करके सक्रिय अवशोषण की प्रक्रिया होगी और सक्रिय अवशोषण के द्वारा ही यहां से आवश्यक पदार्थों को खींच लिया जाता है रक्त के अंदर। ठीक है, तो सक्रिय अवशोषण के द्वारा आवश्यक पदार्थों को खींचा जाता है, इसके लिए ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है और माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पाए जाता है। क्लियर हो गई बात ये। आगे की ओर बात करते हैं बच्चों, तो ये पीसीटी इस प्रकार से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे किडनी का सबसे, जो नेफ्रॉन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ वो कौन सा होगा, पीसीटी।
इसके बाद आगे चलते हैं अपन, तो ये आता है हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नामकरण, हेनले के लूप का नामकरण एक जर्मन साइंटिस्ट थे हेनले, उनके नाम पर रखा गया। उन्होंने सबसे पहले खोज की थी, इसीलिए हेनले का लूप कहा जाता है। क्लियर है? हेनले के लूप की संरचना देखोगे तो ये यू आकार की नलिका का संरचना होती है। अंग्रेजी का जो कैपिटल यू होता है वैसा इसका शेप होता है। बच्चों गौर करना, ये वाला पोर्शन लाइन के नीचे आ रहा है, लाइन के नीचे आ रहा है, रेड लाइन के नीचे आ रहा है, इसका मतलब कहां स्थित होगा ये? वेरी गुड, ये किडनी के मेडुला पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो यहां से देखो आप, ये पतली नलिका है यहां तक, और उसके बाद में यही पतली नलिका थोड़ी मोटी हो गई। ठीक है, और उसके बाद में कुंडलित हो गए। तो कुंडलित वाला पार्ट का नाम तो हो गया डीसीटी। तो यहां चौड़ा फिर पतला यहां तक, ये पूरा का पूरा पोर्शन हेनले का लूप है। तो हेनले के लूप में दो समांतर भुजाएं होती है। कितनी? दो समांतर भुजाएं होती है। एक भुजा जो पीसीटी की ओर है, इस पार्ट की ओर है, उसे अपन कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरी हो गई असेंडिंग। अवरोही भुजा और आरोही भुजा। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब का पार्ट पीसीटी की ओर होता है, पतला होता है ये आगे की ओर। ये पार्ट जो दूसरी भुजा है वो असेंडिंग है, असेंडिंग का एक पार्ट पतला है, दूसरा पार्ट कैसा है? थोड़ा चौड़ा है। तो यहां बात करते हैं डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग नलिका का जो भाग होता है वो सरल शल्कीय उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से प्रोड्यूस्ड है, निर्मित है। जो इसमें आया था वही पार्ट इसमें आ रहा है। ये भी पतली नलिका है, ये पतली नलिका, इसीलिए इसमें भी सरल शल्कीय उपकला, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से प्रोड्यूस्ड होता है। कहां तक? यहां तक, ये जो पार्ट है यहां तक। तो डिसेंडिंग पूरी की पूरी सरल शल्कीय उपकला से, और असेंडिंग भुजा होती है उसका जो पतला वाला पार्ट होता है वो तो होता है किससे? सेम सरल शल्कीय उपकला से। और जो मोटा वाला भाग होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी घनाकार उपकला से निर्मित होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां जो यू शेप है इसका रोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि इस यू शेप का रोल क्या है। तो बच्चों ये यू शेप आपने देखा होगा, एक झूला होता है, कोलंबस डंडा लगा होता है, नाव सी होती है। एक बार नाव इधर जाती है, फिर इधर आती है, फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है। यहाँ घड़ी में पेंडुलम देखा होगा आपने, जो रेगुलर मूव कर रहा है। यहाँ पर भी यही काम थ्योरी काम कर रही है। यहाँ से जैसे क्षणिक आगे आएगा वो आगे की जाएगा, फिर वापस पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। ऐसा होने पर जो बड़े पदार्थ के अणु होते हैं, अवशिष्ट पदार्थों के बड़े अणु होते हैं, आवश्यक है, जिन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया जा सका, उनको यहां छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, और छोटे टुकड़ों में टूटने से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहां एक थ्योरी काम करती है जिसे बोलते हैं प्रति धारा विनिमय सिद्धांत। प्रति धारा विनिमय सिद्धांत, रिवर्स करंट एक्सचेंज थ्योरी यहां पर काम करती है, जिसके द्वारा क्लोराइड जैसे आयनों को तोड़ा जाता है या उनका एब्जॉर्प्शन आगे की ओर किया जाता है। तो ये था अपना हेनले का लूप। अब आगे चलते हैं अपन डीसीटी, दूरस्थ कुंडलित नलिका। हाँ तो बच्चों एक चीज और, इसमें यहां अपन ने बात की थी सूक्ष्मांकुरों की, तो इसमें सूक्ष्मांकुर कम होते हैं, अनुपस्थित की बात नहीं कर रहा हूं, इसमें पीसीटी की अपेक्षा सूक्ष्मांकुर कम होते हैं। ठीक है, अब डीसीटी की बात करते हैं। आप जैसे जैसे आगे चलोगे वैसे वैसे सूक्ष्मांकुरों की संख्या कम होती जाएगी। तो डीसीटी, इस पार्ट में सूक्ष्मांकुर अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते डीसीटी के अंदर। ये कुंडली तो मोटी नलिका का संरचना है जिसका एक पार्ट जुड़ा होता है किससे? हेनले के लूप की असेंडिंग भुजा से, और दूसरा पार्ट जुड़ा होता है कलेक्टिंग डक्ट संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। ठीक है, इसका निर्माण भी, इसके आंतरिक लेयर का निर्माण भी किससे होता है? वही क्यूबॉइडल जो पहले आया था, अभी अपन ने इसमें बात की थी क्यूबॉइडल घनाकार उपकला से, वैसे ही इसका निर्माण भी घनाकार उपकला द्वारा आश्रित होता है। ठीक है, तो ये हो गई कुंडलित नलिका का संरचना दूरस्थ। फिर बात करते हैं संग्राहक नलिका। तो बच्चों इसमें भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है, आप डायग्राम में देखे होंगे, ये संग्राहक नलिका,
ये संग्राहक नलिका, ये संग्राहक नलिका, ये नलिकाएं आपस में मिलकर एक मुख्य नलिका बना रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर एक उभयनिष्ठ नलिका बनाती है। इस उभयनिष्ठ नलिका को बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलेनाई। डक्ट ऑफ बेलेनाई, जो वीडियो आपने देखा था पीछे, उसके अंदर डक्ट ऑफ बेलेनाई आपको एकदम क्लियरली शो ऑफ हो रही थी। मैं वही पार्ट आगे कर रहा हूं। तो ये डक्ट ऑफ बेलेनाई हो गई। ये यहां आप चैम्बर देख रहे हो, ये चैम्बर दूसरे नेफ्रॉनों के लिए, कि एक नेफ्रॉन यहां क्रॉस जुड़ेगा, एक नेफ्रॉन और यहां जुड़ जाएगा, फिर एक और जुड़ जाएगा, तो एक उभयनिष्ठ नलिका का निर्माण होता है। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा अपना नेफ्रॉन। एक शॉर्ट रिवाइज, नेफ्रॉन संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किडनी की। इस कितने भाग होते हैं? पहला पार्ट मेल्वी की बॉडी, दो भागों में बटी हुई। पहला कौन सा हो गया? प्यालेनुमा संरचना। दूसरा हो गया केशिका गुच्छ। प्यालेनुमा संरचना में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पोडोसाइट साइट। कौन सी? पदाणु पोडोसाइट सेल्स, जो रक्त केशिकाओं की सतह से जुड़कर क्या करती हैं? निश्चल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। बात करते हैं ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ की। दो नलिकाएं, एक अभिवाही जो रक्त लेकर आती है, अपवाही जो रक्त लेकर जाती है, के मिलने से 50 से अधिक शाखाओं में बंटने से नलिका के एक जाल बन जाता है, जिसे केशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, इस केशिका गुच्छ की एंडोथेलियम और बोमन कैप्सूल की एपिथेलियम मिलकर फिल्ट्रेट लेयर का निर्माण करती है, जहां से फिल्ट्रेशन की प्रोसेस पूरी होती है और आगे छंद जाएगा। फिर बात करते हैं नेक, जो बोमन कैप्सूल को पीसीटी से अटैच करता है। सीलिएटेड लेयर होती है, पदार्थों को क्रमाकुंचन क्रिया द्वारा आगे भेजती है। पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, मोटी लंबी कुंडलित संरचना होती है, जिसके अंदर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, और यह मोटी संरचना है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम द्वारा लेयर्ड होती है, और इसके अंदर सूक्ष्मांकुर ब्रूस बॉर्डर का निर्माण करते हैं, जो अवशोषणी सतह के क्षेत्र में वृद्धि करती है। इंपॉर्टेंट बात, माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, और यह ऊर्जा सक्रिय अवशोषण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये जुड़ा होता है हेनले के लूप से। हेनले का लूप, दो भुजाएं होती है, समांतर होती हैं। एक भुजा डिसेंडिंग जो पीसीटी की ओर, दूसरी असेंडिंग जो डीसीटी की ओर होती है। इन दोनों के द्वारा एक सिद्धांत, प्रतिधारा विनिमय सिद्धांत, इस हेनले के लूप की नलिका में लागू होता है, जो सोडियम क्लोराइड या क्लोराइड जैसे अणुओं को तोड़कर रीअब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डीसीटी कुंडलित नलिका का संरचना, जो दूर होती है बोमन कैप्सूल से, घनाकार उपकला द्वारा निर्मित होती है, और खास बात इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की, इसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम से प्रोड्यूस होती है, और एक सिरा जुड़ा होता है, अंतिम सिरा कलेक्टिंग डक्ट से, और आगे वाला हेनले के लूप के डिसेंडिंग पार्ट के कौन से? चौड़े वाले भाग से जुड़ा होता है। असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग पार्ट के चौड़े भाग से जुड़ा होता है। फिर बात करते हैं अपन किसकी? संग्राहक नलिका। संग्राहक नलिका में देखा आपने, अनेक संग्राहक नलिकाएं मिलकर क्या करती हैं? विशिष्ट डक्ट ऑफ बेलेनाई का निर्माण करती है। जो बेलेनाई कहां खुलता है? ये पेल्विस के थ्रू आउट यूरेटर में, यूरेटर से कहां जाएगा? मूत्राशय में, मूत्राशय से बाहर मूत्रनंद द्वारा खुल जाता है। तो ये था अपना नेफ्रॉन की संरचना। देखा आपने? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।